अगर तूने आज अपना काम ढंग से किया नहीं ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सेठ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अबे चुप कर, मुझसे जबान लड़ाता है। अगर आइंदा मुझसे बहस करने की सोची भी ना तो तू अच्छे से जानता है कि मैं तेरा क्या हश्र करूंगा, समझा? जी सेठ जी। चल अब अपने काम पे ध्यान दे। ठीक है सेठ जी, मैं ध्यान रखूंगा। सेठ रजत को गुस्से में डांट कर वहाँ से चला जाता है। मुझसे काम करने की और हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो काम करना ही होगा। रजत अपने आंसू पोंछकर फिर से अपना काम करने लगता है। रजत एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत गरीब था और वो सेठ के यहाँ मजदूरी का काम करता था। शाम को काम खत्म करने के बाद रजत घर वापस आता है। कुछ दिन बाद सेठ जी, आपने मेरी पगार क्यों काटी है, जबकि मैंने तो पूरे महीने में एक भी छुट्टी नहीं की है। अरे तूने छुट्टी नहीं की तो क्या हुआ, लेकिन काम भी तो ढंग से नहीं किया। लेकिन सेठ जी, मैं तो एक्स्ट्रा काम करता हूँ और मेरे काम में भी कभी कोई कमी नहीं होती। पिछली बार भूल गया क्या कि तेरी वजह से मेरी एक अनाज की बोरी फट गई थी, जिसकी वजह से उस बोरी का मुझे नुकसान हुआ था। लेकिन सेठ जी, वो बोरी तो पहले से ही फटी हुई थी। मैंने आपको बताया भी था, लेकिन फिर भी आपने मुझसे कहा था कि उस बोरी को ट्रक से उतार लूं। उसी की वजह से सारा अनाज गिर गया था। तो इसमें भला मेरी गलती कैसे हुई? अब तू फिर से मुझसे जबान लड़ाएगा? रुक, तुझे तो आज मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। इतना कहते ही सेठ रजत को पीटने लग जाता है। सेठ जी, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे नहीं, अब तू देख, तुझे भी तो पता चलना चाहिए मुझसे बहस करने का अंजाम क्या होता है। नहीं, नहीं, प्लीज मुझे मत मारो सेठ जी। लेकिन सेठ तो बहुत निर्दयी था। वो कहाँ रुकने वाला था। उसने बेचारे रजत को मार मार कर उसकी बुरी हालत कर दी थी। टूनी चिड़िया अक्सर सेठ की छत पर दाना चुगने आती थी। वो ये सब होते हुए देख रही थी। ये सेठ तो बहुत निर्दयी है। छोटे बच्चे को कितनी बेरहमी से मार रहा है। मुझे इस बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सेठ ने रजत को बहुत पीटा और वो रोते हुए अपने घर की ओर जाने लगा। उसे रोता देखकर टूनी चिड़िया को उस पर दया आई और वो उसके पीछे पीछे जाने लगी। मेरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों क्यों होता है? रजत रोते रोते घर पहुंचा। उसकी माँ ने उसकी आंखों में आंसू देखकर उसके रोने का कारण तक नहीं पूछा और सीधे बोली, इस बार तुझे फिर से कम पगार मिली है। लगता है तू ढंग से अपना काम नहीं करता, इसलिए हर बार तेरी पगार कट जाती है। नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? आप तो जानती है ना कि सेठ बहुत बुरा इंसान है। मैं वहाँ काम नहीं करना चाहता। वो जानबूझकर मुझे हर छोटी छोटी बात के लिए डांटता है और मुझसे जबरदस्ती ज्यादा काम करवाता है, और उसने जानबूझकर मुझे कम पगार दी। देखो माँ, उसने आज मुझे कितना मारा भी है। अच्छा हुआ तुझे मारा। क्या माँ, क्या तुम्हें मुझ पर कभी तरस नहीं आता? नहीं, क्योंकि मैं तेरी बातों पर भरोसा नहीं करती। अगर तू ढंग से काम करता ना तो तेरी पगार कभी नहीं काटी जाती। नहीं माँ, मेरा विश्वास करो। रुक, एक तो गलती करता है, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मान रहा। जब से बहस किए जा रहा है, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। पायल एक डंडा लेकर आती है और उसी से रजत को पीटना शुरू कर देती है। नहीं, मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो। नहीं, रुक, तुझे सबक सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो तू कभी नहीं सुधरेगा। नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ, मत मत मारो मुझे। रजत को बुरी तरह पीटने के बाद पायल वहाँ से चली जाती है और फिर रजत बाहर आंगन में बैठकर रोने लग जाता है। मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मुझे पसंद ही नहीं करता। टूनी चिड़िया ये सब होते हुए देख रही थी। उसे रजत के लिए बहुत बुरा लग रहा था। इस बेचारे बच्चे के साथ हमेशा कितना गलत होता है। टूनी चिड़िया उस बच्चे के पास जाती है और उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, देखो, ऐसे रोती नहीं। तुम कौन? मैं टूनी चिड़िया हूँ और मैंने देखा कि आज पूरा दिन तुम्हारे साथ क्या हुआ। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। हाँ, ये तो मेरा रोज का है। ऐसा मेरे साथ हर रोज होना एक आम बात है। यहाँ पर किसी को मेरी परवाह नहीं, किसी को मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कि आखिर मैं इस दुनिया में क्यों ही आया हूँ।
देखो, ऐसा नहीं कहते। हम सभी को जीवन बड़े नसीबों से मिलता है और सबके जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। लेकिन मेरे जीवन में तो सिर्फ दुख ही दुख होता है। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। मैं हूँ ना। क्या तुम? हाँ मैं। क्यों, क्या कोई परेशानी है? नहीं नहीं। तो बस फिर आज से हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारा शुक्रिया। दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। ओके बॉस। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ बिल्कुल। तुम्हारी माँ तुम्हें इतना क्यों मार रही थी? वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती क्योंकि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ ना, इसलिए। ओह, सब कहते हैं कि मैं बहुत बुरा हूँ और कोई काम ठीक से नहीं करता, इसलिए किसी को मेरे ऊपर तरस ही नहीं आता क्योंकि मैं बहुत बुरा हूँ ना। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कहते। तुम बुरे नहीं हो, बल्कि जब वो खड़ूस सेठ तुम्हारी पिटाई कर रहा था ना, तो मुझे वो सब कुछ देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मन कर रहा था कि उसको कूट कूट कर उसकी चटनी बना दूं और फिर उसे गरम गरम पकौड़े के साथ खा जाऊं। तुम भी ना। हाँ, तो कैसी लगी तुम्हें तुम्हारी नई दोस्त? नई दोस्त? यानी मैं। तुम इतनी जल्दी भूल गए मुझे? ओह नो। अरे तुम भी ना बहुत फनी हो। शुक्रिया। अच्छा चलो, मैं तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगा देती हूँ। टूनी चिड़िया रजत के जख्मों पर दवाई लगाती है। इससे तुम्हें आराम मिलेगा। शुक्रिया, पहली बार किसी ने मेरी फिक्र की है। इस तरह टूनी चिड़िया और रजत की दोस्ती हो जाती है और समय के साथ साथ उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। टूनी रजत के लिए अक्सर स्वादिष्ट फल लाया करती थी। ये लो रजत, आज मैं तुम्हारे लिए सेब लाई हूँ। शुक्रिया मेरी दोस्त। मैंने कहा था ना, दोस्ती में नो सॉरी एंड नो थैंक यू। अच्छा बाबा, ठीक है। हाँ, अब सेब खाओ और बताओ ये कैसी है? रजत सेब खाता है। ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हें अच्छी लगी? ठीक है, मैं आगे से और लेकर आऊंगी। इस तरह दिन गुजर रहे थे। टूनी अब अपना अधिकतर समय रजत के साथ ही बिताया करती थी। फिर एक दिन, मैंने तुझे बोला था ना बर्तन धोने के लिए, तो अब तक बर्तन क्यों नहीं धोए? लेकिन माँ, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे बहुत तेज बुखार है, इसलिए मुझसे काम नहीं हो रहा। मैं सब अच्छे से जानती हूँ, ये सब तेरे बहाने हैं। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ। चुप कर, रुक तू, तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पायल डंडा लाती है और रजत को पीटना शुरू कर देती है। नहीं नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है माँ। पायल रजत को इतना पीटती है कि वो बुखार में पिटने की वजह से बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर भी पायल को रजत से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद जब वहाँ टूनी चिड़िया आती है तो रजत को बेहोश देखकर परेशान हो जाती है और वैद्य जी को बुला कर लाती है। वैद्य जी, रजत अब ठीक तो हो जाएगा ना? चिंता मत करो, मैंने इसे औषधि दे दी है, थोड़ी देर बाद इसे होश आ जाएगा। शुक्रिया वैद्य जी। उसके बाद वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रजत को होश आ जाता है तो टूनी उसे सारी बात बताती है। शुक्रिया टूनी, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। बस अब मैंने फैसला कर लिया है कि तुम यहाँ पर नहीं रहोगे। तुम क्यों रो रही हो टूनी? पता नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकती और जब भी मैं तुम्हें ऐसे इतना परेशान और मुसीबत में देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा तुमसे कोई पुराना नाता हो। कोई बात नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ, तुम उदास मत हो। नहीं, अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ चलोगे। नहीं टूनी, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। देखो, तुम्हारी सौतेली माँ को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें और नुकसान पहुँचाए, इसलिए तुम चलो मेरे साथ बस। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? तुम चलो तो मैं बताती हूँ। टूनी रजत को अपने साथ जंगल की दुनिया में ले जाती है। वाह, ये कितनी सुंदर जगह है। हाँ, हम दोनों यही अपना घर बनाएंगे। टूनी और रजत दोनों मेहनत से एक सुंदर सी झोपड़ी बनाते हैं और उसी में रहने लग जाते हैं। अब ये हमारा प्यारा सा घर है और इसमें हम हमेशा खुश रहेंगे। हाँ टूनी। दोनों उस झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं और इस तरह समय गुजर रहा था। मुझे आजकल अजीब अजीब चीजें क्यों नजर आती हैं? लगता है मानो ये मेरा कोई पुराना जीवन है। हाँ, लगता है मैं पागल हो गई हूँ। एक दिन टूनी और रजत जब रसोई में खाना बना रहे थे तब टूनी की नजर रजत की गर्दन पर बने निशान पर जाती है, जिसे देखकर टूनी को कुछ याद आता है।
माँ, तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। अच्छा ठीक है माँ, आगे से तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। अब मुझे माफ भी कर दो। पक्का ना? हाँ माँ, पक्का। ठीक है। मुझे ये सब क्या हो रहा है? टूनी वहाँ से उड़कर कहीं जाने लगती है। टूनी, तुम कहाँ जा रही हो? रजत की बातों का बिना कोई जवाब दिए ही टूनी वहाँ से उड़कर कहीं दूर चली जाती है। मुझे सब याद आ गया है। वो सब मेरी और रजत की पूर्व जन्म की यादें हैं। लेकिन मैं रजत को ये सब कैसे बताऊं? टूनी काफी परेशान रहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब रजत को कैसे बताएगी। लेकिन फिर एक दिन टूनी को एक साधु बाबा नजर आते हैं जो वृक्ष तले तपस्या कर रहे थे। हाँ, मैं बाबा से ही इस समस्या का हल पूछूंगी। मैं यहाँ बाबा की तपस्या पूरी होने की प्रतीक्षा करती हूँ। जैसे ही बाबा वहाँ से उठकर जाने लगते हैं, तब टूनी वृक्षों से फूल तोड़कर उनके रास्ते में बिछाने लगती है। टूनी बाबा के लिए फूलों का पूरा रास्ता तैयार कर देती है, जिससे बाबा अत्यधिक खुश हो जाते हैं। मैं तुमसे खुश हूँ पुत्री। मैं जानता हूँ तुम किस समस्या के हल के लिए यहाँ आई हो। तुम्हारी माँ की ममता तुम्हें यहाँ तक खींच लाई। जी बाबा जी, मेरी सहायता कीजिए। मुझे मेरे पूर्व जन्म का सब याद आ गया है कि मैं अपने पूर्व जन्म में रजत की माँ थी। लेकिन मैं उसे ये सब कैसे बताऊं? और क्या वो मेरी बातों पर विश्वास करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम चिंता मत करो पुत्री। लो ये फल लो, इसे रजत को खिला देना, जिसके बाद उसे भी सब याद आ जाएगा। लेकिन बाबा, मैं इस रूप में अपने बेटे के साथ कैसे रहूंगी? तुम चिंता मत करो। जब तुम्हारे पुत्र को सब याद आ जाएगा, तब तुम्हें मेरे आशीर्वाद की सहायता से वही इंसानी जीवन प्रदान हो जाएगा, जिसके बाद तुम हमेशा अपने बेटे के साथ वही खुशहाल जीवन जी सकती हो। शुक्रिया बाबा जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। बाबा का आशीर्वाद मिलने के बाद टूनी घर जाती है और रजत को वो फल दे देती है। ये फल भी बाकी फलों की तरह बहुत स्वादिष्ट है। फल खाने के बाद रजत को भी काफी सारी चीजें नजर आती हैं। मुझे ये सब क्यों नजर आ रहा है? थोड़ी देर बाद रजत को भी उसका पूर्व जन्म पूरी तरह याद आ जाता है। क्या ये सब सच है? हाँ, रजत के सब याद आते ही टूनी भी अपने पूर्व जन्म के इंसानी रूप में आ जाती है। माँ, ये तुम ही हो क्या? क्या ये सब कुछ सच है? हाँ मेरे बच्चे। रजत रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाता है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख झेला है, लेकिन तुम चिंता मत करो। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आ गई हूँ। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगी। हाँ माँ, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। नहीं मेरे बच्चे। बाबा के आशीर्वाद से टूनी अपने बेटे रजत के साथ अपना आगे का जीवन खुशी खुशी व्यतीत करती है।